नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 10 मार्च, जी हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 10 मार्च ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर्स और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे आज के तीनों शिफ्टों को मिलाकर के उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तीनों शिफ्टों के प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पैटर्न के आधार पर जो आपका एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हमने शामिल किए हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है या कहाँ खेली जाती है? होली का समय चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बरसाना में। ठीक है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के शहरों बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। इन दोनों ही शहरों को राधा और कृष्ण के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है, होली से संबंधित अगला प्रश्न है कि होलिका दहन कब किया जाता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है फागुन मास की पूर्णिमा को। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि होलिका दहन होली के कितने दिन पहले किया जाता है? इस टाइप से क्वेश्चन एमटीएस में कई बार बन चुका है कि होली होलिका दहन जो है होली के कितने दिन पहले किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक दिन, मतलब होली के एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। हिंदू पंचांग अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। जी हाँ, इस अधिनियम के जरिए सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में भारतीय संघ और सिक्किम के संबंध से जुड़े नियम और शर्तें दी गई हैं। इस अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया। इस अधिनियम के जरिए अनुच्छेद 80 और 81 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के जरिए सिक्किम में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना की गई। 15 मई 1975 को भारतीय राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन की पुष्टि की, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो ये आपका जो संशोधन हुआ है जो है उसके बारे में टोटल जानकारी आपको हमने दे दी। क्वेश्चन कहीं से भी आए आराम से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को परिभाषित करता है? ठीक है, तो राज्यों की परिभाषा दो तरीके से है, एक मौलिक अधिकार के आधार पर और एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर। दोनों हम बात करेंगे आज के की पॉइंट पर। ठीक है, फिलहाल तो अनुच्छेद 12 इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 36 भी राइट आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर हैं, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है, दोनों आपको हम बता देते हैं किस तरह से दोनों आंसर सही हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की लागू है। इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की दृष्टि से राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 3 में संघ में नए राज्यों के गठन और संघ के मौजूदा राज्यों के नामों, सीमाओं या क्षेत्रों में किसी प्रकार के बदलाव या संशोधन का वर्णन है। ठीक है, वहीं अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 इन दोनों को मिलाकर के संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 का अन्वेषण अगर किया जाए तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब डीपीएसपी के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो राज्य की परिभाषा दो आधार पर है, एक मौलिक कर्तव्य के आधार पर, ठीक है, और एक जो है आपका किसके आधार पर? डीपीएसपी के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए थे जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसी योजना के तहत जो है भाखड़ा और हीराकुंड और दामोदर घाटी बांधों जैसी कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी। इसी योजना के अंत में मतलब 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना की गई थी। इसी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी की स्थापना की गई थी। इसी योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्र शुरू करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस योजना के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया और शिशु मृत्यु दर को कम किया गया। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि किस पार्श्व गायिका को वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर की अगर बात करें तो उनको और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो 1980 में पद्म भूषण दिया गया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम पहले भारत रत्न की बात करें कि पहला भारत रत्न किसको दिया गया था, किस संगीतकार को दिया गया था, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है किसान सभा आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने साल 1929 में बिहार प्रांतीय सभा बीपीकेएस की स्थापना की थी। उन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 में राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। वही अगर उम्र की बात की जाए, कार्यकाल की बात की जाए, तो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है या 62 साल, जो भी पहले हो वो लागू होता है। ठीक है, राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, वहीं अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अगला प्रश्न है कि मेरठ विद्रोह के सैनिकों ने किसको अपना नेता चुना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वैसे है बहादुर शाह जफर है। ठीक है, मेरठ विद्रोह के सैनिकों ने जो है दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था। ठीक है, वैसे अगर केवल मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के 1857 के विद्रोह के नेता राव कदम सिंह गुर्जर थे। वो मेरठ के पूर्वी इलाके के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, इसके अलावा मतलब अलग अलग क्षेत्रवार जो है नेता थे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नेता थे। जैसे कि अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई अपने इलाके की थी, बहादुर शाह जफर, ठीक है, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, मान सिंह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, ठीक है, अहमदुल्ला, ये अलग अलग जगहों के अलग अलग क्या थे, 1857 विद्रोह के नेता थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने में चार्ल्स जॉन कैनिंग सफल रहा। ठीक है, 1858 में भारत का पहला वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग बना। ठीक है, 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, इसी विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया और भारत में ब्रिटिश राज चालू हुआ। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में आईआईटी की स्थापना हुई थी। ऊपर आपको हम बता चुके हैं, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि पहला आईआईटी कौन सा था, तो पहला आईआईटी था खड़गपुर, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। इसका राइट आंसर है भारत और मलेशिया। 2024 की अगर बात की जाए, 2024 में आयोजित उदार शक्ति अभ्यास 5 से 9 अगस्त के बीच मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ मिलकर के भाग लिया था। ठीक है, कुछ और सैन्य अभ्यास की अगर बात की जाए तो भारत और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स होता है। भारत और फ्रांस के बीच में जो है सैन्य अभ्यास शक्ति होता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच जो होता है उसको मालाबार बोलते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो होता है उसको सैन्य अभ्यास ला पेरोस कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, अधिकार, ठीक है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर है, दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक महत्वपूर्ण नाटक कृति है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो पांड्य शासकों के शासनकाल में संगम साहित्य की रचना हुई थी। संगम साहित्य की रचना पांड्य शासकों के शासनकाल में हुई थी और यह साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। पांड्य शासकों ने मदुरई में 3 संगम आयोजित किए थे। इन संगमों के दौरान संगम साहित्य रचना और संग्रहण किया गया था। संगम साहित्य में 473 कवियों की 2381 रचनाएं हैं, जिनमें से 102 कवि क्या हैं? अनाम हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है। संगम साहित्य में उस समय के 3 राजाओं राजवंशों का उल्लेख मिलता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। संगम साहित्य के कुछ उदाहरण अगर बात करें तो सिलब्बा दिकारम है, मणि मिकलाई है, पटतुम पातु है, पतितु है। ठीक है। तो ये बहुत सारे संगम साहित्य की बहुत सारी रचनाएं क्या हो गई? लुप्त हो गई हैं, नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश के लिए योजनाएं कौन सा आयोग बनाता है? इसका राइट आंसर है वो है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो देश के लिए योजनाएं बनाता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए इसका गठन हुआ था। इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भी कहा जाता है। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीपम 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। क्या है ये दीपम 2.0? ये मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की एक योजना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी नारायणन ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके पहले कौन थे? डॉक्टर एस सोमनाथ थे। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर तो आपको बता ही दिया हमने जो है, डॉक्टर एन चंद्रबाबू नायडू। आई थोड़ा जब बात आएगी क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को चौथी बार पदभार संभाला। वहीं जेएसपी ने अपने सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की और अपने नेता पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ठीक है। पवन कल्याण कर्नाटक के क्या है? एक बहुत ही फेमस कलाकार हैं, अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसका राइट आंसर है। अजय बंगा ने 2 जून 2023 को विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष के रूप में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया। ठीक है। अजय ने हाल ही में जनरल अटलांटिक के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। इससे पहले वह लगभग 24,000 कर्मचारियों वाले वैश्विक संगठन मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में। इस दौरान जो है उच्च उपज वाली किस्म एचआईवी बीजों का इस्तेमाल किया गया। बार बार पूछा जाता है किस प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया? तो हाई यील्डिंग वेराइटी वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया, उच्च उपज वाली किस्मों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सिंचाई के लिए आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया गया, खेती के लिए मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, खाद उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सबका परिणाम क्या मिला? इस सबका परिणाम ये मिला कि गेहूं और चावल की क्या हुई? बम्पर पैदावार हुई। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है वो है मिथुन चक्रवर्ती। उन्हें यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह अवार्ड दिया था। ठीक है। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान की जाने की घोषणा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा कि 2024 उनको दिया गया, लेकिन है ये 2022 का। ठीक है। ये जो है जो पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, ये 54वां था। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से 54वां था। ठीक है। जो कि 2024 में ये दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 1962 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में 10 लाख कैश प्राइज का दिया जाता था, लेकिन ये मिथुन चक्रवर्ती को जो पुरस्कार दिया गया 2022 वाला जो है, तो इस समय इस पुरस्कार की राशि बढ़ा के क्या कर दी गई? 15 लाख कर दिया गया। इस तरह से एक नया क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि पाने वाले मिथुन पहले भारतीय फिल्म कलाकार होंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि भारत के पास विश्व का कुल कितने प्रतिशत जमीन है? इसका राइट आंसर है 2.4%। 2.4%। ठीक है मेरे भाई। भारत के पास दुनिया के कुल भू क्षेत्र का 2.4% हिस्सा है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा
प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, चीन पहले नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज इसका राइट आंसर है। उसे जो है यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत की दो प्रमुख नदियां सिंधु और गंगा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नाम की किताब लिखी है। बार बार पूछा जाता है कि इंडिका का लेखक कौन है, ठीक है। यह किताब मौर्यों के समय के प्रशासन और समाज का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मांडेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार, अब यहाँ ध्यान दिए केंद्र में क्या किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्र की कार्यकारी शक्तियां वायसराय में निहित थी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 344 का संबंध किससे है? राइट आंसर है राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 का संबंध राजभाषा से है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत राजभाषा से जुड़े आयोग और संसद की समिति का प्रावधान है, ठीक है। पहला जो राजभाषा आयोग बना था वो 7 जून 1955 को बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में तहसीला कहाँ स्थित है? वर्तमान समय में तहसीला पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तक्षशिला को कट स्टोन का शहर भी कहा जाता है। यह प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी। अगर आपको महाभारत याद हो तो गांधार नरेश कौन था? शकुनी ना। यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। चाणक्य, पाणिनि, चरक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौशलराज, प्रसेनजीत जैसे महान ज्ञानियों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी और अपने पुत्र तक्ष को प्रशासक बनाने की वजह से इसका नाम तक्षशिला रखा था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 का संबंध है किससे है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। जी हाँ, अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से है। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड राइट आंसर तो है, लेकिन केवल झारखंड ही नहीं है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से झारखंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। मुंडा लोग जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषी जाति समूह है। ये मुख्य रूप से मुंडारी भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा शहर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला है? इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई के बाद दिल्ली का नंबर आता है, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई ये सबसे घनी आबादी वाले शहर हैं भारत के, ठीक है। दिल्ली जो है भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 लोग रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनु भाकर किस मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो पवन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका राइट आंसर है। केवल इसी की नहीं है, इसके अलावा मनु भाकर जो है डाबर खजूर प्राश, गोल्डन बुलेट, ठीक है, की भी क्या है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है कि भारत जीडीपी के मामले में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है 5वें स्थान पर, ठीक है। भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र क्या है? टॉप पर है, जो देश की जीडीपी में 13.30% का योगदान देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यह एक सांख्यिकी उपकरण है। इसका इस्तेमाल किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत 1990 में हुई थी, ठीक है। भारत की अगर बात की जाए तो 2023-24 के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है, ठीक है।
आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की घटना समिति के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कुछ और समितियों के बारे में जान लीजिए। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति जो थी, प्रक्रिया संबंधी नियम समिति जो थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं क्रेडेंशियल जो समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यारी थे। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।